अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम अलमास है और मैं आपको इस सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। डाटा स्ट्रक्चर इस लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डाटा स्ट्रक्चर से रेलिवेंट, डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ क्यों करते हैं और डाटा स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि डाटा स्ट्रक्चर से रेलिवेंट है। इसमें हमारे पास फर्स्ट स्लाइड है। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर जो हमारा सब्जेक्ट का टाइटल है उसको देखें तो इसमें 2 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, डाटा एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डाटा को देख लेते हैं। डाटा हम किसे कहते हैं? डाटा हमारे पास बेसिकली रॉ फॉर्म होती है। ठीक है, डाटा जो है वो हमारे पास एक रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं। डाटा जब भी हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास हमेशा रॉ फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डाटा क्या है? सिंपली अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स विच वी कॉल्ड डाटा टाइप्स। ठीक है, डाटा जो है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू भी है तो हम उसे भी डाटा कहते हैं, और अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और हम उनका एक सेट बना लेते हैं तो भी हम उसे डाटा ही कहते हैं। इवन सेट के अंदर मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं या एक सेट के अंदर सेम टाइप की वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम ऐसे ले लें कि जैसे हम मैथ्स में सेट्स बनाते हैं तो उसमें हमारे पास इंटीजर नंबर का सेट होता है, होल नंबर्स का सेट होता है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर से हमारे पास लेट्स से 1 से लेके 10 तक सारे के सारे इंटीजर वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं उस सेट के अंदर। तो हमारे पास जब भी मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हम डाटा के अंदर एक सेट अगर उसको बना लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ का सेट है। इसी तरह अगर हमारे पास ए से लेके जी तक कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उनका हम अगर एक सेट बना लेंगे तो उस सेट की कोई ना कोई टाइप है तो वो हमारे पास कैरेक्टर टाइप का सेट हो जाएगा। हम कहेंगे हमारे पास ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स को अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उससे देखें तो हमारे पास कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास अगर डिफरेंट टाइप्स की सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ का सेट हो तो हम उसे डाटा टाइप्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं वो है इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास डाटा टाइप्स भी कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सो दैट इट इज़ ईजियर टू यूज़। ऐसा तरीका कि हम इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को अगर ऑर्गेनाइज कर लें तो हमारे लिए उसको यूज़ करना आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर मीन्स आप उस वक्त तक किसी भी इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते जब तक आपने उसको ऑर्गेनाइज ना किया हो। ठीक है, अगर हम किसी काम को करने जा रहे हैं, हम इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, रियल लाइफ से एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, और उनको हम अगर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रखेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सी फ़ाइल जो है वो किस डाटा से रेलिवेंट है। लेट्स सपोज हम कह लेते हैं जी हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं और 3 सब्जेक्ट्स की हमारे पास अलग अलग फाइल्स हैं। ठीक है, अगर हमारी फाइल्स के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स का डाटा पड़ा हुआ है और हमने सेपरेट नहीं करके रखा हुआ उनको, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ये ढूंढना कि अच्छा हमें इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट ये चीज़ चाहिए तो वो किस फाइल में होगी। अगर हम हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग फ़ाइल बना लें और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रख लें तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी रेलिवेंट डाटा को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर इस चीज़ को कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखें तो क्या है? डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन सच अ वे दैट डाटा कैन बी ईजियर टू यूज़। डाटा स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है, और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि वो हमारे लिए यूज़ करना आसान हो जाए। ठीक है,
दूसरी वे एक और तरीके से अगर हम इसको देखें, डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। अगर हम कंप्यूटर की ज़ुबान में डाटा स्ट्रक्चर को देखें तो हम कहते हैं कि हम कंप्यूटर के अंदर इस तरह से अपना डाटा स्टोर करें कि हम उसको एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकें। अगर मैं कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की बात करूँ तो हम जो हमारे पास डिस्क ड्राइव्स बनी होती हैं, ठीक है, ड्राइव्स बनी होती हैं, उसके अंदर हमारे पास फोल्डर्स होते हैं। अगर हम फाइल्स या फोल्डर्स की बात करें तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन डाटा को ऑर्गेनाइज करने की एक एग्जांपल है कि हम जब अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करते हैं तो हम फाइल्स या फोल्डर की फॉर्म में करते हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम का क्या मतलब है? टर्म एल्गोरिदम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे डाटा इज प्रोसेस्ड। ठीक है, एल्गोरिदम डाटा क्या हो गया कि हमने देख लिया कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करते हैं हम उसको किस तरह से रखते हैं, या वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, या वो इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली किस किस तरह की हो सकती है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम ये है जिस तरह अब जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया तो हमने उसकी प्रोसेसिंग करनी है, ठीक है, हमने उस डाटा को रन करना है और उससे रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी है जिसमें हम अपने डाटा को जो भी हमने इकट्ठा किया हुआ है उसको प्रोसेस कर सकते हैं। To develop a program of an algorithm, we should select an appropriate data structure for that algorithm. Therefore, data structure is represented as। ठीक है, अगर हमने एक एल्गोरिदम लिख लिया, एल्गोरिदम आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग अगर पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो है वो हम अगर सिंपल इंग्लिश स्टेप्स में लिखें तो हम उसको सूडो कोड कहते हैं, और अगर हम डायग्रामेटिकल फॉर्म में इनपुट आउटपुट और कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाएं, उसके सिंबल्स यूज़ करें तो वो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली क्या है, कोई भी काम अगर आपने करना है तो उसको आप उसके सीक्वेंस आप बना लेते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बना लेते हैं, तो उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम के एट द एंड एल्गोरिदम फिनाइट होता है, उसकी कोई ना कोई आउटपुट आती है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हम रियल लाइफ से एग्जांपल ले रहे हैं तो अगर एक कुकिंग रेसिपी है, ठीक है, केक बनाने की अगर एक रेसिपी है तो उसमें आप स्टेप 1 से लेके टिल एंड तक, जब तक केक बेक आउट नहीं हो जाता, तो आप उसके सारे स्टेप्स जो हैं वो मेंशन करेंगे इन इंग्लिश फॉर्म। अगर आप लिखेंगे तो वो आपका जो है वो एल्गोरिदम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने एक एल्गोरिदम का कोई प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, किसी लैंग्वेज में सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, C++ यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें एक अप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा उस एल्गोरिदम के लिए, जिसमें हमें अगर वेरिएबल्स हैं तो उनकी टाइप्स डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, अगर फंक्शंस हैं तो उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमें एक एल्गोरिदम को प्रोग्राम बनाने में करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर को फिर हम इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या है, एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर, जो एल्गोरिदम हमने इंग्लिश में लिखा और जो डाटा स्ट्रक्चर हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, वो ये दोनों चीज़ें मिल के कलेक्टिवली एक प्रोग्राम बनाती हैं। जब भी आपने किसी एल्गोरिदम का प्रोग्राम लिखना है तो उसमें आपका डाटा स्ट्रक्चर भी यूज़ होगा और एल्गोरिदम तो आपने लिखा ही लिखा है। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो ये मिल के प्रोग्राम बनाती हैं। You know that a algorithm is a step-by-step procedure to solve a particular function। ये हमें बात अच्छे तरीके से पता है कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को या किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, as applications are getting complex and data rich, there are 3 common problems that applications face nowadays। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशंस जो कि कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं और डाटा हमारा इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हमें आजकल फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे जैसे डाटा आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी एप्लीकेशंस भी कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को फेस जो है वो हमें करना पड़ता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, अगर हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो
तो वो क्या है, वो हमारे पास पहली प्रॉब्लम है डाटा सर्चिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं जी, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो डाटा है, तो उसमें क्या है, लेट सपोज अगर मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक इन्वेंट्री स्टोर है, ठीक है, एक स्टोर है जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है और हमारे पास उसमें मिलियन ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि फिर अगर आपने कोई आइटम सर्च करना है, ठीक है, तो उस 1 मिलियन आइटम्स में से आपको सर्चिंग जो है वो उस पर टाइम लगेगा और वो स्लो हो जाएगी। जैसे जैसे आपका डाटा ग्रो करता जाएगा वो आपका सिस्टम स्लो होता जाएगा। तो डाटा सर्चिंग जो है वो भी हमारे पास अगर हमारे पास स्टोर में फिजिकली अगर सर्चिंग आप आइटम की करने लगे तो वो आपके पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आप प्रॉपरली डाटा को एक स्ट्रक्चर दें, टैगिंग करें, अगर फिजिकल आप देखें, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ना देखें, ठीक है, तो उसमें यह है कि फिर भी कंपैरेटिवली चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन इन केस अगर आपने कोई एल्गोरिथम रन कर लिया, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया जिसमें आपने सारी इन्वेंट्री की डिटेल डाल ली है, तो आप सिर्फ आइटम कोड या आइटम नेम लिखेंगे तो आपके पास उसकी क्वांटिटी और सारी डिटेल्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास अगर जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं और हमारे पास अगर डाटा ज़्यादा होना शुरू हो गया है तो प्रोसेसर स्पीड जो है वो प्रोसेसर स्पीड ऑल्दो बीइंग वेरी हाई फॉल्स लिमिटेड इफ द डाटा ग्रोज टू बिलियन रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास डाटा स्पीड, हम कहते हैं जी प्रोसेसर की स्पीड शुरू में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डाटा जब आपके पास कम है तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली है डाटा कम होगा तो प्रोसेसिंग स्पीड भी फास्ट होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम के साथ साथ जैसे रिकॉर्ड बढ़ते जा रहे हैं और डाटा ज़्यादा होता जा रहा है तो उसमें क्या है कि आपके पास प्रोसेसिंग स्पीड भी आपको फास्ट चाहिए होगी। इसी तरह मल्टीपल रिक्वेस्ट क्या है, एज थाउजेंड्स ऑफ यूजर कैन सर्च डाटा साइमल्टेनियसली ऑन अ वेब सर्वर, इवन द फास्ट सर्वर फेल्स वाइल सर्चिंग द डाटा। इसमें क्या है कि हमारे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट अगर आपके पास आ रही हैं तो उस केस में भी आपको डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट एल्गोरिदम जो अच्छे डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करने पड़ते हैं, ताकि आपके पास वेब सर्वर के ऊपर आप साइमल्टेनियसली बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे एक साथ डाटा जो है वो सर्च कर सकें। उस केस में ये ना हो कि अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक टाइम पे डाटा सर्च करें तो आपका सर्वर ही फेल हो जाए डाटा सर्चिंग के दौरान। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स जो हैं उनको देखना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम से बचने के लिए। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, इसमें हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर जो है वो 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। इसमें पहली हमारे पास है प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज द नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर की हायरार्की इस डायग्राम में शो हो रही है, जिसमें हमारे पास दिखाया जा रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर फर्दर जो है वो किस किस तरह डिवाइडेड है। यह डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट हमारे पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, सेकंड हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसको देखें, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और पॉइंटर्स आते हैं, जो हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी आपके पास डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं, किस किस्म का डाटा यूज़ होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो प्रिमिटिव मीन के जो फिक्स है, ठीक है, ये इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, पॉइंटर, ये जो टाइप्स हैं ये आपके डाटा की फिक्स होती हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर 2 मेन कैटेगरीज हैं, एरेज होती हैं और लिस्ट्स होती हैं। एरे में हमारे पास सिंगल डायमेंशन एरे भी होती है, 2 डायमेंशनल भी होती है और मल्टी डायमेंशनल भी होती है। इनको हम फर्दर डिटेल से देखेंगे। लिस्ट हमारे पास 2 तरह की लिस्ट होती हैं, लीनियर लिस्ट होती हैं और नॉन लीनियर लिस्ट होती हैं। लीनियर लिस्ट के अंदर हमारे पास टैग, क्यू और लिंक लिस्ट आती हैं, जबकि नॉन लीनियर के अंदर हमारे पास ट्रीज और ग्राफ्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सिर्फ जस्ट फॉर दी सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने ये चार्ट डाला हुआ है, इसको हम फर्दर जो है आगे
डिस्कस करेंगे। हमारे पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर आर द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली ऑपरेट अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शंस। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऐसे बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शंस पे ऑपरेट होते हैं, ठीक है, और हर कंप्यूटर के ऊपर उनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। इसमें आपके इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स एंड पॉइंटर्स आते हैं, ठीक है। हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो क्या क्या हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स: क्रिएट, सिलेक्शन, अपडेशन, डिलीशन, ठीक है। हम डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट भी कर सकते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हम क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड डाटा स्ट्रक्चर्स एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको हम प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से ही ड्राइव करते हैं। ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर से ही बने होते हैं, ठीक है। They emphasize on grouping same or different data items with the relationship between each data item. नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि सेम या डिफरेंट तरह के जितने भी डाटा आइटम्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर ली जाए और उनके दरमियान में जो भी रिलेशन है उनकी बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग हो जाए। तो इसमें हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एरेज आती हैं और linear structures are kind of data structure that has homogeneous elements. linear data structure के अंदर जितने भी homogeneous elements होते हैं वो होते हैं। the data structure in which elements are in sequence and form a linear series. linear के नाम से ही जाहिर है कि वो एक सीक्वेंस के अंदर होंगे, ठीक है, और जितना भी डाटा इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी सीक्वेंस के अंदर होंगे और उनमें या लीनियर सीरीज होगी, ठीक है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है। सिंस द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ लीनियर फैशन। और क्योंकि इसलिए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना इसलिए आसान है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो भी लीनियर फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होती है, लीनियरली ऑर्गेनाइज्ड होती है। सम कॉमनली यूज्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर स्टैक, क्यू एंड लिंक्ड लिस्ट। कुछ जो कॉमनली हम लोग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट आती हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज अ डाटा स्ट्रक्चर इन विच डाटा आइटम इज कनेक्टेड टू सेवरल अदर डाटा आइटम्स। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डाटा आइटम्स होते हैं वो दूसरे डाटा आइटम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में एग्जिबिट ईदर अ हायरार्की रिलेशनशिप और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है उसमें या तो हायरार्की रिलेशनशिप पाया जाता है, हायरार्की होती है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक हायरार्की के अंदर होते हैं और उनमें आपस में रिलेशनशिप होता है, या उसे हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। द डाटा एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी डाटा एलिमेंट्स सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में अरेंज नहीं होते। डिफरेंट नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आर ट्रीज एंड ग्राफ्स। ट्रीज और ग्राफ्स जो है हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की एक एग्जाम्पल है। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन ऑन डाटा स्ट्रक्चर आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। ट्रेवर्स कर सकते हैं हम, डिस्प्ले कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर लिंक लिस्ट और अरेज आती हैं, तो इनमें हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं, सॉर्ट भी कर सकते हैं। किसी नोड को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो अभी आप कर सकते हैं। अरे क्या है। अरे इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ finite number of homogeneous elements और same data items। अरे क्या है। अरे हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि एक फिनाइट नंबर होता है, वो इन्फिनिटी पे नहीं जाता, ऐसा नंबर होता है जो कि एंड भी होता है, ठीक है।
और इसमें हमारे पास अरे के अंदर जो सेम या होमोजीनियस एलिमेंट, होमोजीनियस मीन एक तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक टाइप के एलिमेंट्स या सेम तरह के डाटा आइटम्स जो हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं। और अरे का एक फिक्स साइज होता है, ठीक है। अगर हमारे पास 10 एलिमेंट हैं तो अरे जो है वो हमारे पास 10 की होगी। अरे इससे आगे फिर अरे नहीं जाएगी। इट मीन्स एन अरे कैन कंटेन वन टाइप ऑफ डाटा ओनली, ईदर ऑल इंटीजर, ऑल फ्लोट पॉइंट नंबर और ऑल कैरेक्टर। इसका क्या मतलब, सेम टाइप के एलिमेंट होने का क्या मतलब है कि अरे जो है उसमें हमारे पास एक तरह का डाटा होगा, या तो वो इंटीजर होगा या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे या तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कैरेक्टर होंगे। सारे के सारे एलिमेंट जो अरे के अंदर मौजूद हैं वो या तो इंटीजर होंगे या वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे या वो कैरेक्टर होंगे। हमने नीचे एग्जांपल दी हुई है, अरे ऑफ इंटीजर इंट a 10, अरे ऑफ कैरेक्टर b 10, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, अरे ऑफ इंटीजर क्या है, इसमें हमारे पास इंटीजर्स की अरे है। इसमें ये इंटीजर जो है ये अरे के डाटा टाइप को शो कर रहा है। ए इसमें अरे का नाम है और ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू गिवन है ये अरे के साइज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नीचे जो एग्जांपल है हमारे पास उसमें अरे ऑफ इंटीजर शो हो रही हैं, जिसमें हमारे पास अरे का इंडेक्स हमेशा याद रखें 0 से स्टार्ट होता है। और अब हमारे पास अरे के अंदर और जितना अरे का साइज होता है उसमें से आप एक माइनस कर लें तो वो अरे का साइज बनता है। अब इस केस में अगर हम देखें तो अरे का साइज हमारे पास 10 है, लेकिन आप जब अरे को 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपका अरे का इंडेक्स जो है वो 0 से 9 तक होगा। इस एग्जांपल में हमारे पास अरे का इंडेक्सेस हैं 0 से लेके 9 तक अरे के इंडेक्सेस हैं और हर इंडेक्स के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम इस तरह से अरे को स्टैक क्या होता है, स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आइटम्स जो हैं वो सिर्फ हम एक एंड से एंटर करते हैं और उनको सेम एंड से ही हम फिर निकालते हैं, ठीक है। सेम एंड से हम उन आइटम्स को गेट कर सकते हैं। The stack is a data structure in which items can be inserted only from one end and get items back from the same end. जिस एंड से आपने आइटम्स को एंटर किया है स्टैक के अंदर, उसी एंड से आप आइटम्स को निकाल भी सकते हैं वापस। उसके बाद देयर द लास्ट आइटम इंसर्टेड इनटू स्टैक इज द फर्स्ट आइटम टू बी टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक। स्टैक के अंदर जो भी लास्ट आइटम आपने इंसर्ट किया है वही आपका फर्स्ट आइटम होगा जो आप स्टैक में से निकाल सकते हैं। अब अगर हम ये जो हमारे पास एग्जांपल बनी हुई है सामने इसको देखें तो ये जो रेड हमारे पास कॉइन है ये हमारे पास फर्स्ट आइटम है और यही हमारे पास लास्ट आइटम है जो हमने स्टैक के अंदर एंटर किया था। और जब हमने स्टैक में से इनको वापस लेना है तो हमारे पास ये रेड कॉइन ही हमारा फर्स्ट आइटम होगा जिसे हम वापस निकालेंगे। इन शॉर्ट इट्स ऑल्सो कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इस शॉर्टली अगर हम कहें तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास लीफो स्ट्रेटजी यूज़ करता है, जो आइटम हमने लास्ट में डाला था वही हम फर्स्ट में वापस निकालें। क्यू क्या है, क्यू इज टू एंडेड डाटा स्ट्रक्चर इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड एंड टेकन आउट फ्रॉम द अदर एंड। अगर हम कितार की एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में पिक्चर में दिखाई गई है कि हमारे क्यू जो है हमारे पास टू एंडेड डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम उसमें एक साइड से इंसर्ट कर लेंगे तो हम उसमें दूसरी साइड से निकाल भी सकते हैं। अब हमारे पास ये क्यू बना हुआ है, कितार बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट और ये जो बंदा खड़ा है ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट। तो इसमें हम दोनों साइडों से जो है वो पॉप आउट कर सकते हैं। The first item inserted into the queue is the first item to be taken out from the queue. जो भी आपने फर्स्ट आइटम क्यू के अंदर इंसर्ट किया है वो आपका फर्स्ट आइटम हो सकता है जो आपने क्यू से निकालना है, ठीक है। जो आपने सबसे पहले आइटम क्यू के अंदर डाला था वही आपका फर्स्ट आइटम होगा जो आपने क्यू से बाहर निकाल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो बंदा पहले खड़ा है उसकी बारी हमेशा पहले ही आएगी। ऐसे नहीं होगा कि जो बंदा पहले से खड़ा हुआ है जिसको आपने एंड पे एंटर किया है तो आप उसको निकालेंगे। ये अगर हमारा जो क्यू है उसका ओपन एंड इस साइड से है तो हमने जो
जो पहले जिस बंदे की बारी थी, जो पहले आके कतार में खड़ा हुआ था, तो हम उसको ही पहले बारी देंगे। ठीक है। ट्रीज क्या होते हैं? ट्री हमारे पास दो तरह के होते हैं। ट्री हमारे पास अगर हम देखें, ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच इज मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा कंटेनिंग हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट। ट्री जो है वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी लीनियर चीज़ नहीं होती, कोई सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है। वो हमारे पास उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है जिन एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप होता है या हायरार्की की फॉर्म में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ट्रीज। ठीक है। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री इज अ ट्री सच दैट एवरी नोड हैज एट मोस्ट 2 चाइल्ड एंड ईच नोड इज लेबल्ड एज ईदर लेफ्ट और राइट चाइल्ड। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर नोड के एट मोस्ट कम से कम 2 चाइल्ड होते हैं और हर नोड जो है वो लेफ्ट और राइट के साथ लेबल किया जाता है। ठीक है। एक पेरेंट नोड होता है, उसका लेफ्ट नोड भी होता है और राइट नोड भी बाइनरी ट्री के अंदर मस्ट होता है और उसे हम पेरेंट चाइल्ड नोड भी कहते हैं। ये हमारे पास एक जनरल ट्री की एग्जांपल है कि ये हमारे पास रूट नोड है और ये हमारे पास पेरेंट नोड है। ठीक है। रूट नोड पेरेंट नोड के आगे फर्दर चाइल्ड नोड्स हैं। तो ये जो लाइंस हैं हमारे ट्री के अंदर, ये हमारे पास एज को रिप्रेजेंट करती हैं और हमारे पास सर्कल्स जो हैं ये हमारे पास नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास नोड से नीचे आखिरी जो हमारे पास नोड्स होती हैं, बिल्कुल एंड पे जो नोड्स होती हैं, उन्हें हम लीफ नोड्स भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बाइनरी ट्री क्या है? उसमें हमारे पास रूट हैं और हर रूट नोड के 2 चाइल्ड नोड्स लाजमी होंगे। ठीक है। ये इस रूट नोड के 2 चाइल्ड हैं और यहाँ से ये जो है इस नोड के फर्दर ये 2 चाइल्ड हैं। इसी तरह इस नोड के ये 2 आगे फर्दर चाइल्ड हैं। तो हर बाइनरी ट्री के अंदर हर नोड के चाइल्ड होना मस्ट है। आगे ग्राफ्स क्या होते हैं? इट इज़ अ सेट ऑफ आइटम्स कनेक्टेड बाय एजेस। ग्राफ जो है इसमें क्या होता है कि हमारे पास आइटम्स जो हैं वो एजेस की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ईच आइटम इज कॉल्ड अ वर्टेक्स और अ नोड। हर आइटम जो है वो उसको हम वर्टेक्स कहते हैं या नोड भी कह सकते हैं। ट्रीज आर जस्ट लाइक स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्राफ। ट्रीज को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेशल तरह के ग्राफ्स होते हैं। ग्राफ्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय G इज इक्वल टू VE। G मीन्स ग्राफ और ग्राफ के अंदर हमारे पास वर्टिसेस होती हैं और एजेस होते हैं। वेयर V इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड E इज द सेट ऑफ एजेस। आपके ग्राफ के अंदर जितनी भी वर्टिसेस हैं V उसके उन सेट ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और E जो है हमारे पास सेट ऑफ एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास 2 तरह के ग्राफ होते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं और डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें हमारे पास एजेस जो हैं उनमें हमारे पास unordered pair of vertices होती हैं। That is each edge connects two vertices। इसमें क्या है? ऐसा अनडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके एजेस जो हैं उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता। ठीक है। उसमें कोई भी डायरेक्शन गिवन नहीं होती, किसी वर्टेक्स से भी आप किसी वर्टेक्स पे जा सकते हैं। ये हमारे पास वर्टेक्स हैं और ये लाइंस जो हैं ये हमारे पास एजेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसमें क्या है कि हर एज जो है वो 2 वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। अब ये अगर हम एज को देखें तो ये हमारे पास 2 वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है, वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2। इसी तरह ये लाइन ये एज अगर हम देखें तो ये इन 2 वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इस अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ द पाथ इज अवेलेबल इट कैन बी ट्रेवर्स्ड इन एनी डायरेक्शन। अगर आपके पास एक नोड से दूसरी नोड तक पाथ अवेलेबल है या इस नोड पे आपने जाना है, इस नोड से लेके ये पाथ अवेलेबल है तो आप उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ के नाम से ही जाहिर है कि इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन दी होगी। डायरेक्टेड ग्राफ इज डायरेक्शनल एज कनेक्ट 2 नोड्स और वर्टेक्स। डायरेक्टेड ग्राफ जो हमारे पास डायरेक्शनल एज होता है जो कि 2 नोड्स या 2 वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इफ देयर इज वन एज फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अदर देन ओनली दिस पाथ कैन बी फॉलोड। अगर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के दरमियान सिर्फ एक एज है तो हमारे पास सिर्फ एक पाथ है जो हम फॉलो कर सकते हैं। अब इस वर्टेक्स से अगर आपने इस वर्टेक्स पे जाना है तो आपके पास सिर्फ एक एज है। इस वर्टेक्स से एरो इस साइड पे लगा है इसलिए आपकी डायरेक्शन ये है। इसी तरह
ये मल्टीपल तरह के ग्राफ जो हैं वो नीचे दिखाए गए हैं कि पाथ अगर आपने इस नोड से इस नोड पे जाना है तो आप इस एज से भी जा सकते हैं और ये पाथ भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको 2 डायरेक्शंस गिवन है। ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ्स हैं। वेटेड ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ हैविंग अ वेट और नंबर एसोसिएटेड विद ईच एज। अगर हम एजेस के ऊपर वेट्स असाइन कर देते हैं, नंबर्स असाइन कर देते हैं तो वो हमारे पास वेटेड ग्राफ बन जाता है। ये हमारे पास जो फिगर ए में शो हो रहा है ये हमारे पास अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ है। ये हमारे पास बी में जो शो हो रहा है ये वेटेड, ये हमारे पास अनवेटेड और डायरेक्टेड ग्राफ है। लेकिन सी के अंदर जो शो हो रहा है हमारे पास वो डायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ है। इसमें हमारे पास एजेस के ऊपर हर नोड के लिए हमने एक नोड से दूसरी नोड तक जो एज बना हुआ है उसके ऊपर हमने डिफरेंट वेट्स असाइन कर दिए हैं। हम डाटा स्ट्रक्चर की जो सिलेक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं? उसमें हमारे पास क्या कहते हैं जी, एनालाइज द प्रॉब्लम टू डिटरमिन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स अ सॉल्यूशन मस्ट मीट। आपने अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है और फिर ये देखना है कि जो डाटा स्ट्रक्चर हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो हमारे सॉल्यूशन को भी मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारे सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन रिक्वायर है उनको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। डिटरमिन द बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। उसमें जो बेसिक ऑपरेशंस आपको रिक्वायर हैं, आप जो डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे वो उन ऑपरेशंस को मस्ट सपोर्ट करना चाहिए। क्वांटिफाई द रिसोर्स कंस्ट्रेंट फॉर ईच ऑपरेशन। इसमें क्या है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज कॉन्स्ट्रेन हैं हर ऑपरेशन के लिए वो देख लें कि जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो उन चीज़ों को मीट करता है या नहीं करता। सिलेक्ट द डाटा स्ट्रक्चर दैट बेस्ट मीट दीज रिक्वायरमेंट्स। आप ऐसा डाटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करें जो मस्ट इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, कम्प्लीटली इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो। That's all for the lecture of the introductory lecture to the data structures। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी इन डाटा स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।